तो आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चे ओरेकल के सबसे लेटेस्ट एडिशन के बारे में 21C जो कि 2000 में लॉन्च किया गया, सॉरी 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसके हम एक्सप्रेस एडिशन की बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एंटरप्राइज एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन और स्टैंडर्ड एडिशन में डिफरेंस क्या है। ये जो हम बात करने वाले हैं ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन की हम जो बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली लर्नर के लिए कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। मतलब इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉलेशन की, जो कि वर्जन कौन सा है, 21C। ठीक है, और प्लेटफॉर्म यूज करेंगे विंडोज 10 का। ठीक है, तो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं अबाउट ओरेकल 21C, व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, then downloading and installing Oracle 21C Express Edition, then steps required during installation, setting up the password, and finally installing SQL Developer 21। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम आज कवर करने वाले हैं बेटा, तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं Oracle 21C के बारे में अगर आपको बताऊं, तो जो Oracle 21C है, ठीक है, ये न्यू रिलीज है, न्यू रिलीज ऑफ द लॉन्ग टाइम इंडस्ट्री लीडिंग RDBMS, और आप इसको बोल सकते हो इट इज करेंटली अवेलेबल इन द ओरेकल क्लाउड। इट इज करेंटली अवेलेबल ऑन द ओरेकल क्लाउड, ओके, वेयर इट कैन बी डिप्लॉयड एज अ वर्चुअल मशीन डेटाबेस सिस्टम। मतलब आप सिंपल सी बात है, वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट को कंप्लीटली यहां यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपके क्लाउड प्लगइन्स के साथ तो ऑलरेडी लॉन्च हुआ था, लेकिन अब यहां पर हमारे पास क्या है, ओरेकल क्लाउड पे भी ये अवेलेबल है, जिससे कि आप डिप्लॉय कर सकते हो एज अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, फिर इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द ऑटोनोमस डेटाबेस फ्री टियर सर्विस विथ लिमिटेड स्टोरेज एंड सीपीयू कैपेसिटी। ये ऑटोनोमस डेटाबेस में भी आप इसको क्या कहते हैं, अवेलेबल है, इसको यूज कर सकते हो, लेकिन स्टोरेज और सीपीयू की कैपेसिटी आपकी लिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 19C के बाद, आपको लग रहा होगा कि 19C के बाद 20C क्यों नहीं आया, 21C डायरेक्टली क्यों आ गया। ठीक है, ये 20C क्यों नहीं आया, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि जब 20C को शेड्यूल किया जा रहा था, मींस यू कैन से व्हेन 20C वाज शेड्यूल्ड फॉर रिलीज इन 2020, that release was cancelled because of the COVID-19 pandemic situation and its effect on customer IT departments। ठीक है, तो क्या किया गया, सारे जो प्लान्ड फीचर्स थे 20C के, जितने भी प्लान्ड फीचर्स थे आपके 20C के, वर रोल्ड इनटू 21C। उनको किस में डाल दिया गया, 21C में डाल दिया गया। ठीक है, there are several notable points to be made about Oracle Database 21C, like it can serve as a transactional analysis or enterprise database, and it is also auto tune, और आप कह सकते हो इसको आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के साथ ऑटो कनेक्टेड कर सकते हो, ऑटो ट्यून कर सकते हो यूज करने के लिए। ठीक है, आप अगर देखो तो ये आपका जो 21C है, वो आप देखो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी नहीं भी आएंगी। मैं आपको बताता चलता हूं, जैसे कि 21C में रिलेशनल ग्राफ का सपोर्ट है। ठीक है, अगर आप 21C की बात करते हो तो OLAP का सपोर्ट है, ये आप पढ़ोगे, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की, XML का सपोर्ट है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, देन जेसन का सपोर्ट है, जेसन डेटा का, ये तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका एडिशनल फीचर है 21C का, दैट इज जेसन डेटा। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो इन डेटाबेस ट्रेनिंग अवेलेबल है इसमें। इट मींस you can automate the transaction, you can use machine learning algorithms like support vector machine, like regression algorithm, like logistic regression, like k nearest neighbor algorithm, like decision tree algorithm, like random forest algorithm। ये सारे के सारे आप एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, जो कि इनके एक कंपोनेंट के साथ आता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो एमएल। ऑटो एमएल ये मशीन लर्निंग के लिए, ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग के लिए यूज में आपका आता है। तो ऑटो एमएल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यू कैन से इट हैज एन इन डेटाबेस ट्रेनिंग ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल दैट इंक्लूड्स ऑटो एमएल। ओके, देन हम बात करते हैं बच्चे
अगर आप बात करते हो तो इसमें अगर आप देखो तो ओरेकल डेटाबेस 21C जो है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें आपके पास परसिस्टेंट मेमोरी का कंसेप्ट है, दैट इज ऑक्टेन, ऑक्टेन persistence memory, ठीक है, and the autonomous database features used Exadata to automate index creation. यहाँ index creation भी automated होता है because of the use of autonomous data feature, autonomous data feature. तो इतनी सारी बात हमें समझ में आ गई कि क्या कहते हैं ओरेकल, अगर हम क्या कहते हैं 21C की बात करें तो बट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कन्फ्यूगर होगा और ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएशन की फैसिलिटीज हैं, मशीन लर्निंग की फैसिलिटीज हैं, जेसन डेटा टाइप की फैसिलिटी। मतलब आप देखो तो पुराने के कंपैरिजन में हमारे पास यहाँ जो सपोर्ट है वो फुल सपोर्ट ऑफ ऑटोनोमस डेटाबेस अलोंग विद मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो बट ऑब्वियस बात की जाए तो जो ओरेकल का वर्जन है ये वर्जन बड़ा ही एफिशिएंट है और आप इसको कह सकते हो ये इन्वेंशन है, डेटाबेस ही नहीं बोला जाए, ये एक इन्वेंशन है, बिकॉज आप क्लाउड पोर्टिंग के साथ साथ आप एल्गोरिथमिक सपोर्ट्स की भी बात कर रहे हो, आप ऑटोनोमस डेटाबेस की बात कर रहे हो, ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग की भी बात कर रहे हो, ओके। तो यू कैन सी ओरेकल डेटाबेस 21C इज द रिजल्ट ऑफ 4 decades of the development. It was the first commercial SQL based relational database in 1979, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब उसके बाद चेंज होते 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 जितनी भी कैपेबिलिटीज थी, तो उसके बाद फाइनल जो वर्जन, जैसे कि अगर हम ओरेकल डेटाबेस 12C की बात करें 2013 में आया था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग द क्लाउड फीचर, ठीक है, जिसमें मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर था, इन मेमोरी कॉलम स्टोर था एंड सपोर्ट फॉर जेसन डॉक्यूमेंट। अब यहां जेसन के हमारे पास क्या है, डेटा टाइप भी सपोर्ट है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो द ओरेकल डेटाबेस इज ओनली वन टू ऑफ ओरेकल्स मेनी प्रोडक्ट्स लाइन, जो कि क्या ऑफर कर रहा है, डजन ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, डजन ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स आप कह सकते हो, और डिफरेंट इंटीग्रेशन टूल के साथ काम करता है, और साथ में सेपरेटली आपका क्या कहते हैं जावा प्लगइन्स है, स्टोरेज प्लगइन्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लगइन्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को भी ये सपोर्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो कहना चाहिए ओरेकल 21C है वो एफिशिएंट है पुराने जितने भी ओरेकल के प्रोडक्ट्स थे, और आज के मार्केट की अगर हम बात की जाए तो आज का जो मार्केट है उस मार्केट में इस डेटाबेस के कंपैरिजन में किसी के पास इतने फीचर्स नहीं है। सो यू कैन से ओरेकल डेटाबेस 21C इज द डेटाबेस engine that powers Oracle database services in the cloud and on premises, including Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata services, Oracle Exadata cloud at the customer, and Oracle Exadata database machine. अगर इसको सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑटोनोमस डेटाबेस की फैसिलिटी देता है, एक्साडेटा की फैसिलिटी देता है, क्लाउड प्लगइन की फैसिलिटी देता है, और साथ में मशीन लर्निंग की फीचर्स की भी बात होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो एमएल, ऑटो एमएल। तो जो की इनोवेशंस हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द की इनोवेशंस इन ओरेकल 21C, तो दीज आर द की इनोवेशंस इन ओरेकल 21C। पहली बात तो है इम्यूटेबल ब्लॉकचेन टेबल्स। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अनेबल टू चेंज, इम्यूटेबल का मतलब है अनेबल टू चेंज। अब यहाँ जो ब्लॉकचेन है वो बड़ा ही वाइड टर्म है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, बस आप इतना समझ लो कि ब्लॉकचेन में हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक्स के टर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं, और वो सारे के सारे जो ब्लॉक्स होते हैं आपस में कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे ब्लॉक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकते हैं। मतलब एक बार जो आपने इंफॉर्मेशन उसमें फीड किया तो मल्टीपल सिस्टम्स में ये जो ब्लॉक्स हैं वो मल्टीपल सिस्टम्स में, या जो इंफॉर्मेशन है वो मल्टीपल सिस्टम में आपस में रेप्लिकेट हो जाती है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को हर जगह जाके तो हैक नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो पहला जो फीचर है इम्यूटेबल ब्लॉकचेन टेबल्स, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा आपका ब्लॉक में स्टोर्ड है और आपका कैसा है, इम्यूटेबल है और डिफरेंट मशीन पे है, तो उसको चेंज कर पाना जो है वो कैसा है, इम्पॉसिबल जैसा है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन का डेफिनेशन बोलूं इम्यूटेबल ब्लॉकचेन टेबल का, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ब्लॉकचेन टेबल प्रोवाइड्स इम्यूटेबल इंसर्ट ओनली टेबल्स whose rows are cryptographically chained together। क्रिप्टोग्राफिकली का मतलब क्या है, सिक्योर,
ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के साथ सिक्योर है। कोई एल्गोरिथम लगी होगी क्रिप्टोग्राफी की, लाइक एईएस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, आरएसए राइवस सामिर एडल्समेंट एल्गोरिथम होता है, ठीक है। देन उसके बाद ब्लोफिश एल्गोरिथम होता है। दीज आर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं उसका मतलब क्या हुआ, जो आपके प्लेन टेक्स्ट को सीफर टेक्स्ट में चेंज करके आगे भेजते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फैसिलिटी है ऑटो एमएल की। ऑटो एमएल मतलब सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को, जैसे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, केएनएन हो गया, ठीक है। ऐसे डिफरेंट एल्गोरिथम, केएनएन मतलब के नियरेस्ट नेबर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, ठीक है। देन हम बात करते हैं नेटिव जेसन डेटा टाइप की। ये आपका सपोर्ट है 21C में। जो डेटाबेस 21C है adds a new JSON data type representation enabling up to 10 times faster scan and up to 4 times फास्टर अपडेट ऑपरेशन। ये जो जेसन डेटा टाइप है इसको 21C में ऐड करने से फायदा क्या है कि जो आपका स्कैनिंग होगा वो 10 टाइम फास्टर होगा, ध्यान रखना 10 टाइम फास्टर होगा, ठीक है। और जो अपडेशन होगा वो कैसा होगा, 4 टाइम फास्टर होगा, ठीक है। देन बात करते हैं इन डेटाबेस जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट है, ठीक है। मतलब इसमें आप एफिशिएंटली मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। देन बात करते हैं परसिस्टेंट मेमोरी सपोर्ट। अब परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है। तो इट स्टोर डेटाबेस डेटा एंड अदर लॉक्स in local persistent memory which significantly improve the performance of input output bound workflow। अब आप इसको परमानेंटली सपोर्ट कर रहे हो तो उससे फायदा क्या हो रहा है, जितने भी लॉग्स हैं, डेटा है, वो परमानेंटली कहना चाहिए आपके लोकल डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो बट ऑब्वियस है कि इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस भी जो होगा, वर्कलोड भी होगा, वो कैसा होगा, एफिशिएंट होगा। देन हाई परफॉर्मेंस ग्राफ मॉडल। हाई परफॉर्मेंस ग्राफ मॉडल का मतलब है इट अलाउ मॉडलिंग ऑफ डेटा बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड इनेबल एक्सप्लोरेशन of connection and patterns in social network, IoT and more. It means you can collaborate, connect with different technology like Internet of Things, like in different networks, like with Meta, Facebook, इनके साथ भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट के डेटा को भी डायरेक्टली आप ग्राफ के टर्म में, ग्राफ मॉडल के टर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर बात करते हैं डेटाबेस इन मेमोरी ऑटोमेशन। अब इन मेमोरी ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं इन मेमोरी का, इन मेमोरी का मतलब ये हुआ कि जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, जो भी डेटा को आप मॉडल कर रहे हो, ठीक है, जो भी डेटा को आप मॉडल कर रहे हो, उसमें क्या होगा, बोथ रो एंड कॉलम फॉर्मेट्स इन द सेम टेबल टू अलाउ एनालिसिस। जितनी भी एनालिसिस होगी वो कंप्लीट रो और टेबल पे होगी। इट मींस यू कैन से Oracle supports both row and column format in the same table to allow analysis and transaction to run simultaneously on the same table, ठीक है। तो इनको आप simultaneously एक्सेस भी कर पाओगे और रन और एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। देन बात करते हैं शार्डिंग ऑटोमेशन। शार्डिंग ऑटोमेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सेगमेंटेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड सेगमेंट्स ऑफ अ डेटा सेट अक्रॉस मेनी डेटाबेसेस। मतलब जो शार्ड वर्ड है, शार्डिंग में SHRD जो वर्ड है वो बताता है कि आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड सेगमेंट पे एक साथ काम कर रहे हो ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस और इन क्लाउड। अब वो कंप्यूटर पे हो सकता है या डायरेक्टली क्लाउड पे हो सकता है। तो Oracle शार्डिंग मींस डिस्ट्रीब्यूट्स सेगमेंट ऑफ अ डेटा सेट अक्रॉस मेनी डेटाबेसेस, ठीक है। सेगमेंट को क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट कंप्यूटर पे या क्लाउड पे या डिफरेंट प्रीमाइसेस पे आप क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं शार्ड्स, ठीक है। तो इट इनेबल्स ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली स्केलेबल मल्टी मॉडल डेटाबेस, ठीक है। और इसके लिए कोई अलग से स्पेशलाइज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। तो ये एडवांटेज है आपके 21C का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको 21C का एंटरप्राइज एडिशन अगर इंस्टॉल करना है, तो अगर मैं विंडोज की बात करूं, विंडोज 10 की, तो सबसे पहली बात तो आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो आपका 64 बिट होना चाहिए।
32 बिट पे सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना। 64 बिट मिनिमम होना ही चाहिए। 64 बिट सपोर्ट होगा मिनिमम, सॉरी 64 बिट होना चाहिए। 64 बिट पे आपका सपोर्ट है, ठीक है। अब वो आपका विंडोज प्रो है, विंडोज वर्क स्टेशन है, विंडोज एंटरप्राइज है या एजुकेशन एडिशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, 32 बिट पे नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं डिस्क स्पेस की बात करूं तो जो ओरेकल सॉफ्टवेयर है वो 8.5 जीबी लेता है। 8.5 जीबी तो ओरेकल सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, और जिस पे आप काम करोगे टेम्पररी स्टोरेज वो लगभग में 2 जीबी का होता है। तो आप इतना समझ लो कि 10 to 12 जीबी स्टोरेज आपको चाहिए, 10 to 12 जीबी स्टोरेज आपको चाहिए डिस्क स्पेस के टर्म में, ठीक है। रैम की बात करें तो आपका जो रैम होना चाहिए वो 2 जीबी रैम होना चाहिए, ठीक है। 1 जीबी में भी चल जाता है, लेकिन मिनिमम 2 जीबी रहने से आपको ठीक ठाक स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात करें तो 2 सीपीयू कोर इज इनफ। वैसे भी 2 सीपीयू कोर को बाय डिफॉल्ट ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जनरली आप समझ लो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए विंडोज 10 में। डिस्क स्पेस मैंने आपको बताया कि आपका 10 to 12 जीबी चाहिए, जिसमें से 8.5 जीबी तो ओरेकल सॉफ्टवेयर लेगा, और बाकी जो बचा आपका टेम्पररी स्टोरेज है, जहां आप वर्क स्पेस या पूरे की पूरे क्वेरीज के कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। रैम की रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 जीबी की है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ओरेकल 21C को विंडोज 10 पे इंस्टॉल करेंगे 64 बिट के, ठीक है। तो समझते हैं। अगर आप देखो तो मैंने आपको यहां यूआरएल दिया हुआ है, इस यूआरएल पे आपको जाना है। ऑलरेडी मैंने ये यूआरएल ओपन किया हुआ है, www.oracle.com/in/database/technology/xc-downloads.html, XC फॉर एक्सप्रेस एडिशन। ये देखो मैंने ये वाला ओपन किया हुआ, यही पेज है, यही पेज है। इसमें देखो विंडोज का 64 बिट के लिए है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो पहले क्या होता था, मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो देखो जिप फाइल में डाउनलोड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जिप फाइल में डाउनलोड हो रहा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उनके लिए ये आपका है, OL8 के लिए, OL7 के लिए, ये इनके वर्जन्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ओरेकल 21C को अभी फिलहाल आप विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ यूज कर सकते हो, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और लाइनक्स के साथ, ठीक है। ये वर्जन्स हैं, जो भी आपका सुटेबल वर्जन हो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं विंडोज के लिए बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरा ओरेकल 21C का डाउनलोडेड वर्जन, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिप फाइल में था, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये setup.exe दिखेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखो setup.exe, इसी से आपको काम है, ठीक है। दूसरा देखो क्या था कि अगर हम दूसरे वर्जन्स की बात करते तो दूसरे वर्जन्स के लिए आपको क्या करना पड़ता था, जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते तो आपको ओरेकल के वेबसाइट पे क्या करना पड़ता, अपना यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ता था, ठीक है। कुछ ऐसा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ये आपको ये पेज दिख रहा है, ठीक है। दूसरे जो वर्जन्स हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ता, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे जाते कुछ ऐसा दिखता है, इसको फिल करके देते, तो जिस ईमेल आईडी पे आप यहां पर, जो ईमेल आईडी आप यहां देते, जैसे ईमेल एड्रेस जो भी आपने दिया उस पे आपको इसकी डिटेल आ जाती है, यूजर आईडी पासवर्ड का, और फिर आप यहां यूजर नेम और पासवर्ड देके डाउनलोड कर सकते थे दूसरे वर्जन के लिए। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, यहां देखो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, वैसे तो मैं लॉगिन हूं इस पे, यहां लॉगिन हूं ओरेकल के वेबसाइट पे, लेकिन आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करिए। आपको जिप फॉर्मेट में इसका जो कहना चाहिए एक्सप्रेस एडिशन है वो डाउनलोड होके मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया ओरेकल डेटाबेस 21C एक्सप्रेस एडिशन इज कंप्लीटली फ्री टू यूज, ठीक है। सो यू कैन यूज इट विदाउट पेइंग एनी मनी, एनी कॉस्ट, ओके, ठीक है। बस ध्यान रखना कोई अगर फायरवॉल है तो उसको आपको क्या कर देना चाहिए, सीधी सी बात है, फायरवॉल और वो सारी चीजों पे आपको हो सकता है वो बोले कि हाँ फायरवॉल है तो फायरवॉल को आपको ब्लॉक कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसे सिस्टम अगर अकेला मेरा सिस्टम है तो देयर इज नॉट एनी इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो मैंने ऐसा मान लिया कि आपने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया ओरेकल एक्सी का,
और ये जिप फॉर्मेट में आएगा। इसको जैसे ही आपने अनजिप किया तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसा फोल्डर दिखेगा। अब आपको क्लिक करना है किस पे, setup.exe पे। तो मैं आपको एक एक प्रोसेस बताते चलता हूं। तो मैंने किया setup.exe। अब आपको इसको जो setup.exe है क्लिक करना है किससे, एडमिन के अकाउंट से। तो आप यस कर दो, ठीक है। ये प्रिपरेशन चालू हो गया इसका। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे देखते हैं, इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहां पास आपको आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट पे टिक करना है। तो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करना है उसके बाद। देन देखो यहां आपको एक पाथ आ रहा है, सी ऐप होम, C/app देन \home देन प्रोडक्ट देन 21C, ठीक है। आप चाहो तो यहां पाथ चेंज कर सकते हो, मैं एज इट इज रख रहा हूं। आपको भी सजेस्ट करूंगा एज इट इज रखो, ठीक है। तो ये आपने कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किए, आपने एज इट इज रखा और नेक्स्ट कर दो। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, दिस पासवर्ड विल बी यूज फॉर सिस्टम एंड PDB एडमिन। ये जो है सारे के सारे क्या हैं, सिस्टम और PDB एडमिन क्या है, DBA हैं, ठीक है। तो जो भी आप पासवर्ड रखोगे वो सबके लिए यूज में आएगा। तो ध्यान रखना, यहां पासवर्ड जो है ऐसा लिखो जिसको याद कर पाओ या कहीं नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मैंने यहां पासवर्ड दिया। पासवर्ड आपको क्या देना चाहिए, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर को अवॉइड करना चाहिए और खास तौर से @ को अवॉइड करना चाहिए। सिंपल अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दे दो या न्यूमेरिक दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने एक पासवर्ड दिया, आपको ही पासवर्ड देना है, ठीक है। और ध्यान रखना है पासवर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह यूज में आएगा, इसके बिना आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। चेंज करने का तरीका होता है लेकिन आप पहले याद रखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट किया तो देखो ये आ गया कि दीज आर द पैरामीटर दैट विल बी अप्लाइड इन दिस इंस्टॉलेशन। तो दिस इज द डेस्टिनेशन फोल्डर, this is the Oracle home folder and this is the Oracle base product. ये 21C Oracle base है, Oracle home DB home XC that is express edition and this is the destination folder, ठीक है। अगर आपको चेंज करना था तो बट ऑब्वियस है, आपको बताया था मैंने कि यहां से आप पाथ चेंज कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अब आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। अब आपका इंस्टॉलेशन जो है वो आपका चालू हो गया। इसमें टाइम लगेगा, ये जो इंस्टॉलेशन है इसमें टाइम लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जिसका अगर मान लो 16 GB रैम है, ठीक है, और मल्टी कोर सपोर्ट है तो बट ऑब्वियस थोड़ा फास्टर होगा। जैसे अगर मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ठीक है, तो मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं बेटा, जस्ट अ मिनट। तो अपने कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो मेरा जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है, जो रैम है वो 8 GB है, देखो, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है इट डिपेंड करेगा, वैरी करेगा, जो इंस्टॉलेशन है वो वैरी करेगा सिस्टम टू सिस्टम। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा होगा बट ऑब्वियस है उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम आगे तब तक डिस्कस करना चालू रखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने ये बताया कि इसमें से आपने क्या किया, ये पहला ऑप्शन चूज किया बिकॉज आप किसकी बात कर रहे हो, विंडोज 10 की बात कर रहे हो। और विंडोज 10 में मैंने आपको बताया कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट है इसको, मतलब आपका सिस्टम जो होना चाहिए वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया और setup.exe को रन किया है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर मैंने आपको समझाया ऑलरेडी। अब बात समझते हैं आगे, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अब आपने जब डाउनलोड कर लिया तो उसको अनजिप कर लीजिए, उसमें से एक्सट्रैक्ट कीजिए और setup.exe को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको टिक कर देना है या क्लिक कर देना है, ठीक है। इंस्टॉलर आपका चालू हो जाएगा, कुछ ऐसा इंस्टॉलेशन आपका चालू हुआ था, ठीक है। देन आपको मैंने बताया इसमें से आपको क्या करना है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, देन आप देखोगे कि आपका जो बाय डिफॉल्ट पाथ है, जो डेस्टिनेशन फोल्डर है जहां आपका एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल्ड हो रहा है, ठीक है, वहां आप क्या करोगे, उसको आप देख सकते हो और आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस ना करो जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है। देन आप फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन मैंने आपको बताया कि यहां पास आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि अब आप क्या करो, एडमिन के जो पासवर्ड्स हैं उसको आप
पुट करो, ठीक है। एडमिन के पासवर्ड जो है वो आप उसको फिक्स कर सकते हो इस विंडो पे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहां देखो ये जो सिस है, सिस्टम है, और पीडीबी एडमिन है, ये आप अभी समझो ये हमारे डीबीए हैं, ठीक है। तो इसका आप कोई भी सुटेबल पासवर्ड रख सकते हो जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, या लिख के रख लो, ठीक है। आप जो पासवर्ड रखेंगे मैंने आपको बताया, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हो, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, सिंपल न्यूमेरिक रख सकते हो, सिंपल अल्फाबेट रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना स्पेशल कैरेक्टर्स ना लो तो बेटर है, और खास तौर से @ साइन को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा, बिकॉज @ को दूसरी तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। तो @ साइन को नहीं लेना चाहिए। बाकी आप कुछ भी लेके डेटाबेस पासवर्ड और कंफर्म डेटाबेस पासवर्ड सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद क्या आएगा, आपको कंप्लीट पैरामीटर शो होंगे बेटा, कंप्लीट पैरामीटर, जिसमें आपको दिखेगा डेस्टिनेशन फोल्डर, ठीक है, जो 21C का है, ठीक है, जो एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो ओरेकल का बेस फोल्डर भी कहलाता है, ठीक है। देन ओरेकल का होम में आप देखोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, जो भी आपका 21C है उसी के साथ एक्सप्रेस एडिशन का फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप किसको इंस्टॉल कर रहे हो, ओरेकल 21C का एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल कर रहे हो, जो कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। देन आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा, जिसमें आपको टाइम भी लगेगा, ठीक है, अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब यहां देखो तो साथ में जब ये आपका इंस्टॉलेशन ये चालू हुआ है, कॉन्फ़िगरिंग ओरेकल कंपोनेंट्स ये चालू हुआ है, इसके साथ में आपका यहां देखो एक दूसरा पॉपअप विंडो भी ओपन हो चुका है, जिसमें ओरेकल का एक्सी डेटाबेस के कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। तो एक आपका एक कंप्लीट इंस्टॉलेशन बता रहा है एक्सप्रेस एडिशन, और साथ में पैरेलली अगर आप देखो तो आपका ओरेकल का एक्सी डेटाबेस का कंपोनेंट्स इंस्टॉलेशन भी यहां चालू है। ये दोनों पैरेलली चलते रहेंगे, ठीक है। जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। हम आगे तब तक डिस्कस करते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझे बेटा, तो देखो ये कुछ ऐसा इंस्टॉलेशन चालू होगा। ये आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपका ये पॉपअप विंडो दिखेगा, ये वाला। इस पॉपअप विंडो में अगर आप देखो तो ये ओरेकल डेटाबेस 21C का एक्सप्रेस एडिशन है, कंप्लीट, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके साथ इसके साथ में ओरेकल के एक्सी डेटाबेस के कंपोनेंट्स इंस्टॉलेशन भी चालू होंगे। उसके लिए एक अलग से विंडो चालू हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा जब इसका पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जब एक कंप्लीट फिनिश होगा बेटा, तो कंप्लीट फिनिश होने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है, और आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे, मतलब आपका ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया। अभी मेरे में चल ही रहा है, ठीक है, तब तक हम आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें देखो आपके पास 2-3 टर्मिनोलॉजीज आएंगी। एक है मल्टी टेनेंट कंटेनर डेटाबेस। इसमें लोकल होस्ट क्या है, 1521, ये ऑटोमेटिकली बना के आपको देगा 1521। आपको ध्यान बस रखना है कि लोकल होस्ट क्या है, 1521, ठीक है। प्लगेबल डेटाबेस क्या है, वो आपका है 1521। ये लोकल होस्ट तो था ही कि लोकल होस्ट कोलन 1521, और उसके साथ है XCP DB1, ये XC4 एक्सप्रेस एडिशन है, ठीक है। और PDB1 डेटाबेस एडमिन के लिए है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका अगर आप एंटरप्राइज मैनेजर ओपन करना चाहते हो तो इस एक्सप्रेस URL पे जा सकते हो, यहां से आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैनेज पूरा का पूरा कर सकते हो, इसको मैं शो करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैनेजमेंट हम लास्ट में देखेंगे। अब लास्ट मतलब जब हम ओरेकल कंप्लीट करेंगे उसके लास्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको क्या यूज करना है, https://localhost:5500:em, ठीक है। ये आप एंटर करते हो वेब ब्राउजर में तो आपका लोकल होस्ट पे EM जो है, एंटरप्राइज मैनेजर जो है, वो ओपन होके आ जाएगा, जहां से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। किसको मैनेज कर सकते हो, कंप्लीट डेटाबेस को आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो अभी आपका इंस्टॉलेशन चल ही रहा होगा, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द टाइम, डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो डिपेंड करेगा और वेरी भी करेगा टाइम पे, तो आपको बी पेशेंट, आपको बिल्कुल जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता है कुछ भी नहीं करना है, इंस्टॉलेशन में लगेगा ही टाइम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तब तक, ठीक है। उसके बाद बात करें हम, तो अगर हम देखें तो हमने देखा इनमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं। जैसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज हो रहे हैं,
मल्टी टेनेंट कंटेनर डेटाबेस, प्लगेबल डेटाबेस, ये टर्मिनोलॉजी है क्या? क्या आखिर ये मल्टी टेनेंट कंटेनर डेटाबेस क्या है? कंटेनर क्या होता है? ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंटेनर की, तो कंटेनर का मतलब क्या है? कंटेनर अगर मैं डीबीएमएस के टर्म में बात करूं तो कंटेनर डीबीएमएस में क्या होता है समझते हैं। ठीक है, तो देखो कंटेनर का मतलब हुआ आपका सिंपल, जो कि कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट को कंटेन किया हुआ हो, जो कि कलेक्शन ऑफ कंटेन कहना चाहिए कंपोनेंट्स को कंटेन किया हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कंटेनर की, तो कंटेनर सिंपल क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कंटेनराइजेशन या कंटेनर है क्या, तो कंटेनर का सिंपल मतलब है इट इज एन इनकैप्सुलेशन ऑफ इट्स डीबीएमएस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये क्या है? कंटेनर आपका इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन ऑफ डीबीएमएस कंपोनेंट। अब डीबीएमएस कंपोनेंट में क्या है मेनली, क्या कौन सा कंपोनेंट है? तो आप सिंपल बोल सकते हो डीबीएमएस सर्वर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि क्या करता है? फिजिकल डेटा बेस को एक्सेस करता है। ठीक है, जो कि कहीं भी नेटवर्क में हो सकता है, सिंपल सी बात। तो अ कंटेनर डेटाबेस इज एन इनकैप्सुलेशन ऑफ डीबीएमएस कंपोनेंट लाइक सर्वर सॉफ्टवेयर with access to a physical database file residing somewhere within the network। ठीक है, और दूसरा ये बात ध्यान रखना कि जो भी आपका डीबीएमएस होगा, ठीक है, जो भी डीबीएमएस होगा जिसमें हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? स्पेशलाइज्ड होगा इन कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ईच डीबीएमएस इज इनकेस्ड इन इट्स ओन कंटेनर इमेज। तो बट ऑब्वियस है जो डीबीएमएस है, जो उसका स्कीमा है, ओवरऑल डिजाइन है, ठीक है, उन सब का एक पर्टिकुलर कंटेनर इमेज होगा। कंटेनर इमेज क्यों बोल रहा हूं? कंटेनर इमेज में इसलिए बोल रहा हूं कि वो कंप्लीट कलेक्शन होगा जहां आपका डीबीएमएस रिसाइड कर रहा है, जहां आपका डीबीएमएस एग्जैक्टली है। ठीक है, तो ये तो आपका कंपोनेंट हो गया कंटेनर का। कंटेनर को आपको सिंपल बोल सकते हो इनकैप्सुलेशन ऑफ डीबीएमएस सर्वर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो जिसके साथ क्या होता है? सिंपल एक्सेसिबिलिटी होती है ऑफ फिजिकल डेटाबेस फाइल। ठीक है, जो कहीं भी रिसाइड कर सकता है नेटवर्क में। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, यहां तो बात समझ में आ गई। अब जो मल्टी टेनेंट ऑप्शन है ये क्या है? ठीक है, समझते हैं। तो अगर देखो बेटा, अगर मैं कहना चाहिए 21C की बात करूं, तो ये जो है 21C, ये आपका मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। अब ये मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डीबीएमएस में जैसे जैसे हम आर्किटेक्चर क्लियर करते जाएंगे, मल्टी टेनेंट का कोरिलेशन, मल्टी टेनेंट का रिलेशन आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो देखो कंटेनर तो मुझे समझ में आ गया, अब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो मल्टी टेनेंट है ये क्या है? आपका सिंपल आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ओरेकल 12C जब रिलीज हुआ था, तो ओरेकल 12C के साथ ही मल्टी टेनेंट ऑप्शन जो है वो रिलीज हुआ था। ये 21C में ही नहीं है, 12C से है। ठीक है, तो अब है क्या, जो मल्टी टेनेंट ऑप्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बिगेस्ट आर्किटेक्चरल चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ द ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, क्यों भाई? ऐसा क्या रिवॉल्यूशन है इसमें? ऐसा क्या चेंज है? ऐसा इसलिए है बिकॉज जो ए मल्टी टेनेंट ऑप्शन है, इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ कंटेनर डेटाबेस एंड प्लगेबल डेटाबेस। ध्यान रखना, ये जो मल्टी टेनेंट ऑप्शन आया था, जो कब आया था? 12C के साथ ही आ गया था। ध्यान रखना, ये 12C के साथ आया था, ये यूनिक फीचर नहीं है 21C का। हाँ, इनके साथ कंपोनेंट और ऐड किए गए हैं, लेकिन सबसे पहले अगर मल्टी टेनेंट ऑप्शन की हम बात करें तो ये 12C के साथ ही आया हुआ था। ठीक है, तो मल्टी टेनेंट ऑप्शन जो है वो क्या इंट्रोड्यूस करता है? एक कंटेनर डेटाबेस की बात करता है। तो कहीं भी अगर आपको सीडीबी टर्म मिले तो दैट इज कॉल्ड कंटेनर डेटाबेस। दूसरा किसको कौन से कंपोनेंट को रखता है? प्लगेबल डेटाबेस, दैट इज पीडीबी। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास जो ओरेकल 19C है, ओरेकल 12C है, उसमें प्लगेबल कंपोनेंट्स हैं। जैसे क्लाउड के पोर्ट्स हैं, क्लाउड पे मैं क्या कर सकता हूं? डेटा को पोर्ट कर सकता हूं।
ठीक है, डेटा को डिप्लॉय कर सकता हूं। अब तो हमारे पास ओरेकल क्लाउड भी है, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझ में आ रहा है। जस्ट अ मिनट, हम देखें कि कितना इंस्टॉलेशन हो चुका है। ये देखो इंस्टॉलेशन अभी चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन आपका भी रनिंग है, तो समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब देखो बेटा, ये जो कंटेनर डेटाबेस है, जो कंटेनर डेटाबेस दैट इज कॉल्ड सीडीबी, ठीक है। ये सिंपल अगर हम बात करें तो ये बहुत कुछ सिमिलर है कन्वेंशनल ओरेकल डेटाबेस से, ठीक है। जो क्या कंटेन करता है, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, अंडू फाइल्स, कौन कौन से फाइल अंडू कर दिए गए, टेम्पररी फाइल्स, रीडू बफर, लॉग बफर, ये सारा कुछ, ये सारा कुछ, ठीक है, ये सारा कुछ। तो इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हाउसेस द डेटा डिक्शनरी फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओन्ड बाय द रूट कंटेनर एंड दोज दैट आर विजिबल टू ऑल पीडीबी, ठीक है। तो समझो मेरी बात, अगर मैं कंटेनर डेटाबेस की बात करूं तो कंटेनर डेटाबेस में आपके पास होता है कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल्स, अंडू रीडू लॉग बफर, टेम्पररी फाइल्स, ठीक है। ये अंडू रीडू हम पढ़ेंगे बेटा, ये अंडू रीडू लॉग फाइल्स जो होते हैं हम डीबीएमएस में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके साथ साथ ये रूट फाइल को भी कंटेन करता है। रूट फाइल दैट इज द बेसिक फाइल्स, जिसके बाद हमारे पास चाइल्ड फाइल्स बनते हैं। तो रूट कंटेनर्स को भी ये क्या करता है, कंटेन करता है। और साथ में सारे के सारे ऐसे फाइल जो प्लगेबल डेटाबेस में यूज हो रहे हैं वो सब कंटेनर डेटाबेस में होगा, अगर रूट उसको ओन कर रहा है तो सिंपल सा अगर हम मीनिंग समझें तो जो कन्वेंशनल ओरेकल डेटाबेस था उसके साथ इसमें क्या एड ऑन है, तो सिंपल कन्वेंशनल जैसा ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल्स, अंडू रीडू लॉग बफर तो है ही, टेम्पररी फाइल्स तो है ही, साथ में it also holds data dictionary for those objects that are owned by the root container and those that are visible to all pdb। और pdb क्या है, आपका प्लगेबल डेटाबेस। अब अगर हम बात करें कि यहां हमको समझ में आ गया, तो जो आपका कंटेनर डेटाबेस है वो सिंपल क्या कर रहा है, कलेक्शन है, और क्या। अगर अपन देखें तो कलेक्शन है। अब कलेक्शन में कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल, अंडू फाइल, टेम्पररी फाइल, रीडू लॉग बफर फाइल, ये सारे के सारे हो सकते हैं। अब हम प्लगेबल की बात करते हैं। प्लगेबल होता क्या है, प्लगेबल क्या है समझना। अगर मैं प्लगेबल की बात करूं बेटा, तो प्लगेबल का मतलब है इट इज अ पोर्टेबल कलेक्शन ऑफ स्कीमा, स्कीमा ऑब्जेक्ट एंड नॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट। स्कीमा आप जानते ही हो जो क्या होता है, आपका ओवरऑल डिजाइन। तो इसमें आप क्या करते हो, जो भी ओवरऑल डिजाइन के कंपोनेंट्स हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबका कलेक्शन जो होता है वो प्लगेबल डेटाबेस है, ठीक है। तो इट इज अ पोर्टेबल कलेक्शन जिसको हम कहीं भी पोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ओरेकल 12C है या 21C है वो क्लाउड पोर्ट के साथ है, मतलब हम डेटा को डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड पे, या ओरेकल क्लाउड पे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिसको हम पोर्ट कर सकते हैं। तो इट इज अ सिंपल कलेक्शन ऑफ, या इट इज अ सिंपल पोर्टेबल कलेक्शन ऑफ स्कीमा, स्कीमा ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखना। तो मुझे बात समझ में आ गई कि ये जो कलेक्शन है वो स्कीमा, स्कीमा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड नॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स का, स्कीमा, स्कीमा ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन स्कीमा ऑब्जेक्ट का पोर्टेबल कलेक्शन है, ठीक है। जो कि सिंपल सी बात है, दैट अपीयर्स टू एन ओरेकल नेट क्लाइंट एज वेल एज नॉन सीडीबी इंटरफेस। नॉन सीडीबी मतलब नॉन कंटेनर डेटाबेस इंटरफेस में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो देखो, सिंस दैट सीडीबी कंटेन मोस्ट ऑफ द वर्किंग पार्ट फॉर द डेटाबेस। अब सीडीबी में क्या है, आप देखो तो जनरली जितने भी वर्किंग पार्ट है उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो द पीडीबी ओनली नीड टू कंटेन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू इटसेल्फ, ठीक है। इट डज नॉट नीड टू वरी अबाउट कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग एंड अनडू इट, ठीक है। मतलब देखो जितनी भी फाइल्स हैं, डेटा फाइल्स हो गई या कंट्रोल फाइल्स हो गई, जितनी फाइल्स हैं उनको तो कंटेनर डेटाबेस होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो उसको इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंस्टेड इट इज जस्ट मेड अप ऑफ डेटा फाइल्स एंड टेम्पररी फाइल्स टू हैंडल इट्स ओन ऑब्जेक्ट। बस ये क्या हैंडल करता है, ऑब्जेक्ट हैंडल करता है, क्योंकि फाइल्स तो सीडीबी से मिल जाएंगी, बस ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा। जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होंगे, इनको पॉइंट कर रहे होंगे। कोई कंट्रोल फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, कोई डेटा फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, कोई अंडू फाइल को ऑब्जेक्ट होगा। तो मुझे जब कहना चाहिए कंट्रोल फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो जो मैं प्लगेबल डेटाबेस यूज करूंगा वो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, जो
कंट्रोल फाइल से रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स इट्स ओन डेटा डिक्शनरी, खुद की डेटा डिक्शनरी है इसके पास। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली दोज ऑब्जेक्ट दैट आर स्पेसिफिक टू द पीडीबी। फ्रॉम Oracle 12.2 onward, a PDB can and should have a local undo table space. 12.2 के बाद इनके पास खुद का undo table space होता है। ठीक है, कि कितनी चीजें हमने undo और log बफर में रखी हुई हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, बस अभी हमको इतना समझना है कि जो CDB है वो क्या करता है, वर्किंग पार्ट को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, उनसे जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो है आपके प्लगेबल डेटाबेस। जब जब मुझे उससे रिलेटेड फाइल्स की जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली प्लगेबल डेटाबेस को यूज करेंगे या कहना चाहिए उन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो यहां काम में आते हैं आपके प्लगेबल डेटाबेस। तो आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि क्यों हम बार बार प्लगेबल की बात करते हैं, पोर्टेबल की बात करते हैं, कंटेनर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो हमारी क्लियर हो गई, यहां तक हमारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगर आप देखो तो ये आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है और मैं आपको जो दिखा रहा था वैसा ही दिख रहा है। Oracle डेटाबेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। और आप यहां देखो Oracle डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन कनेक्शन इंफॉर्मेशन, मल्टी टेनेंट कंटेनर डेटाबेस जो 12C से आपके Oracle का पार्ट है। ये आपका कहां है, लोकल होस्ट 1521 पे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर प्लगेबल डेटाबेस लोकल होस्ट 1521 पे और XCP DB1। ठीक है, और EM एक्सप्रेस मैंने आपको बताया जो एंटरप्राइज मैनेजर है, जो मैनेज करने के लिए होगा। ठीक है, उसका आपका इस पर्टिकुलर लिंक से आप काम कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस URL से आप यूज कर सकते हो। तो यहां तक चीजें मुझे समझ में आ गई, पोर्ट भी समझ में आ गया, प्लगेबल डिवाइस भी समझ में आ गया, इंस्टॉलर लॉग भी समझ में आ गया, मुझे सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, CDB और ये सारी टर्मिनोलॉजी हमको क्लियर है। अब मैं इसको फिनिश कर दूंगा। जैसे ही आप इसको फिनिश करोगे बेटा, यहां आप अपने इसको मेन्यूज में भी चेक कर पाओगे। ठीक है, यहां देखो, मुझे यहां देखो Oracle के अंदर, Oracle कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीजें दिखने लगी मुझे। देखो सारे कंपोनेंट्स दिखने लगे, ये सारे कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आप SQL प्लस की मदद से, ये जो SQL प्लस की मदद से या सिक्वल प्लस की मदद से आप सिक्वल के कमांड और प्रोसीजरल सिक्वल के कमांड्स रन कर सकते हो। ठीक है, ये इसका डॉस वर्जन है। ठीक है, ये जो कमांड है, एक कमांड आप जो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसमें आप कमांड फायर कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कमांड फायर करना है तो आपको SQL डेवलपर टूल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो SQL डेवलपर टूल के लिए देखो मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप डायरेक्टली जाओ, मैं लेके चलता हूं। अगर आप ग्राफिकल एनवायरनमेंट चाहते हो क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए तो आपको SQL डेवलपर टूल पे जाना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट जो वर्जन SQL डेवलपमेंट टूल का है वो 21.4.2 चल रहा है। ठीक है, मैंने इसी को डाउनलोड किया हुआ है। देखो विंडोज 64 विथ JDK 8 इंक्लूडेड, इसी को मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, डाउनलोड आपका जिप फॉर्मेट में होगा, आपको अनजिप करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये SQL डेवलपर का है मेरा। ठीक है, अनजिप करने पे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये आपका SQL developer.exe है, इसको आपको रन करना है, सिंपल। जैसे ही रन करोगे तो ये कुछ ऐसा विंडो आएगा बेटा। और ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, देखो। और ऐसा होने के बाद ये आपको देखो, ये ऐसा कुछ विंडो आएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो मैंने यहां पहले से एक डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक नया डेटाबेस आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। कुछ ऐसा आपके पास क्या होगा, आप सबसे पहले आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो जैसे ही आपके में इंस्टॉल होगा फर्स्ट टाइम तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका इंस्टॉलेशन के साथ, आपसे ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं यहां आपको शो करता हूं। जैसे ही आपने इंस्टॉलेशन चालू किया ये ऐसा चालू होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको ऐसा दिखेगा। अब आपको क्रिएट करना है, यहां पर उस पर क्लिक करना है, क्रिएट अ कनेक्शन मैनुअली। क्या करना है, क्रिएट अ कनेक्शन मैनुअली, या ये प्लस पे क्लिक कर देना है या यहां क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्रिएट अ कनेक्शन मैनुअली आप क्लिक करोगे तो ये वाला विंडो आएगा बेटा। पहली बार आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। आप कोई भी नाम दे दो,
जैसे मैंने दिया, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्या करना, क्योंकि मुझे इन सबके स्क्रीनशॉट्स भी चाहिए आपके कंप्यूटर के, जिससे मुझे पता चले कि आपने किया हुआ है। तो आप अपने अपने नाम का सिंपल डेटाबेस कनेक्शन बनाना। जैसे मैं बनाया आशुतोष 21C, ठीक है। यूजर नेम, अब अगर यूजर नेम की बात आएगी तो मैं यहां पहला यूजर बनाऊंगा सिस या सिस्टम, आपको मैं जैसा बताते जा रहा हूं वैसा ही बनाओ। तो मैंने सिस बनाया और इसका रोल असाइन कर दो। इसका रोल क्या है? सिस्टम डीबीए। ध्यान रखना, ये मैंने देखो पीपीटी में बताया हुआ है। ये देखो यहां मैंने क्या किया, देखो सिस्टम लिखा और इसका रोल क्या असाइन किया? सिस्टम डीबीए। अब ध्यान रखो, ये जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड क्या होना चाहिए? तो पासवर्ड आपका, देखो यहां यूजर नेम आपने सिस दे दिया, रोल क्या दे दिया? सिस्टम डीबीए। पासवर्ड क्या होगा? जो पासवर्ड आपको पीछे मांगा हुआ था सिस्टम का, सिस्टम डीबीए का, सिस डीबीए और पीडीबीए वाला जो था, वो जो पासवर्ड था वही सेम पासवर्ड यहां यूज करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहां पासवर्ड वही वाला रखा जो मैंने रखा था। मैं आपको पीपीटी में शो करता हूं कि कौन से पासवर्ड की मैं बात कर रहा हूं। इस पासवर्ड की बात कर रहा हूं। दिस पासवर्ड विल बी यूज्ड फॉर सिस सिस्टम एंड पीडीबी एडमिन। यही सेम पासवर्ड आपको यहां यूज करना है बेटा, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो मैंने वही पासवर्ड यहां यूज किया और मैंने कनेक्ट कर दिया। देखो ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कनेक्ट हो गया मेरा। देखो जैसे ही कनेक्ट होगा यहां आपका क्वेरी बिल्डर ओपन हो जाएगा। अब देखो बेटा, मैं यहां क्या कर सकता हूं? सेलेक्ट और क्वेरी फायर कर सकता हूं। अभी आपको क्वेरी मैंने सिखाया नहीं है, तो मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहां से रन कर सकता हूं। देखो ठीक है, ये जैसे ही रन होगा ये देखो क्वेरी बिल्डर का यहां आउटपुट आ जाएगा। ये ग्राफिकल है। अब आप सेमीकोलन नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहां, ठीक है। और आप देखो तो यहां पर आप अगर इस पे क्लिक करो तो भी ठीक है, या कंट्रोल एंटर करके भी आप क्वेरी को रन कर सकते हो, सेम आउटपुट आएगा। देखो यहां आउटपुट आएगा आपका, ये आउटपुट विंडो है इसका, ठीक है। अब ध्यान रखो, जब आप ओरेकल का ये कहना चाहिए जो एसक्यूएल डेवलपर अगर आप क्या कहते हैं डाउनलोड करोगे, तो मे बी आपको क्या करना पड़े, अकाउंट पूछे कि ओरेकल में अकाउंट है कि नहीं, तो आप क्रिएट कर लेना। मैंने आपको बताया क्रिएट करने का तरीका। यहां देखो, अगर आपसे पूछता है तो आप क्रिएट कर लेना। यहां जाओ, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये आएगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन फिल करो, ईमेल आईडी दो, जिस ईमेल आईडी पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मंगानी है। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट कर दोगे, आप इसमें सक्सेसफुली यूजर नेम पासवर्ड देके साइन इन कर जाओ और उसके बाद डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आप देखो इसमें एंटर हो गए। अब एक काम और करना है, जहां आपने एसक्यूएल डेवलपर को क्या करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट किया था, वहां जाके आप क्या करो, इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर दो, तो एक शॉर्टकट बन जाएगा अगली बार रन करने के लिए। तो सेंड टू डेस्कटॉप पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने सेंड टू डेस्कटॉप कर दिया, तो अब मैं मान लो इसको क्लोज करता हूं। जैसे ही आप क्लोज करने लगोगे, इस स्क्रिप्ट को आप सेव भी कर सकते हो। तो मैंने बोला सेव चेंज करना है, यस। तो देखो मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे। तो देखो आशुतोष 21c.sql के नाम से सेव होगा डेस्कटॉप पे। तो जो कमांड आप लिखोगे वो सेव भी हो जाएगा, ठीक है। और बंद भी कर दिया मैंने, शट डाउन भी कर दिया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो मेरे डेस्कटॉप पे एक नोटपैड बना है जिसमें देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ठीक है, आ गया। दूसरी बार फिर से चालू करना है, तो मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेंड कर दिया शॉर्टकट को, यहां से रन कर लो। दोबारा चालू करना है, अब मैंने फिर से इसको रन किया। रन करने के बाद देखो, अब आपको क्या करना है बेटा, देखते हैं, चालू होने दो उसको। अब देखो ये ओपन हुआ। अब जब ये ओपन हुआ तो आपका देखो यहां जो भी कनेक्शंस हैं वो आपके शो होंगे, ठीक है। जैसे मेरे में यहाँ आशुतोष 21C और ओरेकल 21C दो आ रहे हैं, ठीक है। आप और भी बना सकते हो, सीधी सी बात है। तो अगर मैं आशुतोष 21C पे क्लिक करूंगा, यहां देखो जैसे ही क्लिक किया, यहां से भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही क्लिक किया, यहां आपको पूछ रहा है तो आपका यूजर नेम हो गया, पासवर्ड वही वाला डाल दो। तो हर बार पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही एंटर करोगे आप क्वेरी बिल्डर पे पहुंच जाओगे, जहां आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो मैं पहुंच गया, ठीक है, यहां पहुंच गया। अब मैं यहां कमांड्स फायर कर सकता हूं। जैसे मैं कमांड फायर करूंगा, कंट्रोल एंटर या इस ग्रीन साइन को क्लिक करना है।
जैसे एंटर करूंगा ये रन होगा और ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये तो ग्राफिकल हुआ, जहां आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो। दूसरा तरीका, दूसरा मैंने आपको बताया, आप ओरेकल पे जाओ, ये देखो यहां आप डॉस प्रॉम्प्ट पे रन कर सकते हो कमांड्स को एसक्यूएल प्लस के थ्रू। क्लिक करो, ये देखो ऐसा आएगा। यहां आप यूजर नेम तो SYS, पासवर्ड, पासवर्ड डाल दो बेटा। ठीक है, ओ सॉरी, यहां यूजर नेम सिस्टम होगा, सिस्टम, और मैंने पासवर्ड क्या डाला, पासवर्ड वही, पासवर्ड वही। ठीक है, अभी देखो कनेक्ट हो गया। यहां आपका जो SQL प्लस है, वहां आप क्या कर रहे हो, मैंने जो कॉन्फ़िगर किया है वो सिस्टम पे किया हुआ है, तो मैंने यहां देखो यूजर नेम क्या लिखा, सिस्टम, और पासवर्ड क्या डाल दिया, वही वाला। ठीक है, पासवर्ड वही डालना है। मैंने यहां GUI पे सिस से कॉन्फ़िगर किया है, तो सिस और पासवर्ड क्या डाल दिया, वही सेम पासवर्ड। ठीक है, अब यहां मैंने अगर लिखा सेम कमांड, तो देखो यहां पूरा कमांड फिर से एग्जीक्यूट हो गया। तो ये डॉस प्रॉम्प्ट में भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, एज वेल आप GUI में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम कैसे क्वेरी को फायर कर सकते हैं।